तो मार्क एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में साइंस क्लास 9 चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों, यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक 5 kg के ऑब्जेक्ट पर लग रहा है 2 सेकंड के लिए। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एफ निकालना है बच्चों, कितना फोर्स लग रहा है इस पर, और अगर ये फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी वी फाइंड करना है। बाद में 5 सेकेंड बाद क्या होगी वेलोसिटी, पहले 2 सेकंड के लिए लग रहा है, बाद में इस फोर्स को बढ़ा देते हैं अगर 5 सेकंड के लिए। तो देखो F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये होता है। एम ए होता है, लेकिन आप ए को वी माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा ही कुछ गिवन है ना। देखो ये यू है, ये वी है, ये टी है और एम है 5 kg का। तो 5 kg मास है, v कितना है 7, u कितना है 3 और टाइम कितना है 2। 5 और ये 4 अपॉन में 2 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों। अब ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर 5 सेकंड के लिए लगे, 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड लगे, तो जो वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसे हम v कहते हैं, वो क्या होगा। फॉर्मूला ये रखो, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमें ये v मालूम करना है, फोर्स मालूम है, यही वाला फोर्स लगना है, यानी 10 न्यूटन का ही लगना है। m 5 kg का ही ऑब्जेक्ट है, v फाइंड करना है, u 3 है और टाइम 5 सेकेंड है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, 10 + 3 तो 13 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। अगर एक 2 kg के ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, या 4 kg के ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो दोनों का फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 इज इक्वल टू M1 A1, M1 2 kg है, A1 5 है, तो इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है F1 में। और F2 यानी दूसरे के लिए हम कहते हैं, तो M2 A2, M2 कितना है 4 kg और A कितना है 2, 8 न्यूटन का। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, फर्स्ट वाला, इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। बच्चों एक मोटर कार है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर और 4 सेकंड लेती है ब्रेक लगाने के बाद रुकने के लिए, यानी ये 4 सेकंड में रुक जाती है। अब हमें बताना है कि उस पर कितना फोर्स लगाया गया है ब्रेक के द्वारा, और मास 1000 kg है। तो देखो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है m और मोटर कार इज मूविंग विद एम ए होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, दोनों होते हैं, दोनों फॉर्मूला होता है। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकंड होता है।
108, ये 1000 अपॉन 3600, यानी 5/18 से भी बोल देते हैं हम लोग डायरेक्ट। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप ऐसे कर दो या 5/18 से कर दो, गुणा एक ही बात है। क्योंकि जब आप इसे सिंपल करते हो 2 से 18 बार में, 2 से 5 बार में, 5/18 ही बन जाता है वो। 18 6 जा 108, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है, v इसका 0 है, टाइम 4 सेकंड में रुक रहा है ना ये, हाँ 4 सेकंड है, तो सब कुछ है। मास 1000 kg है, तो उस पर लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। मास 1000 kg रख दो, v कितना है 0, u 30 और t 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा 75 और 1 2, ये आपका न्यूटन में आया। माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट बताता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है मोशन के अपोजिट में है। ब्रेक लगा रहे हो ना, तो ब्रेक लगाने में अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज 7500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन की यानी गति की विपरीत दिशा में लग रहा है ये 7500 न्यूटन का बल। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल 9.4 देख लो बच्चों। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक फोर्स है 5 न्यूटन का बल है जो m1 मास को एक्सेलरेशन देता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, त्वरण दे रहा है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जो मास m2 है उसको एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स। व्हाट एक्शन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अब अगर दोनों मासेस को एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी दोनों को एक साथ जोड़ कर दे, एक ऑब्जेक्ट बना दे, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स उनमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे तो थोड़ा मास ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स का असर कम होगा, एक्सेलरेशन भी कम होना चाहिए। लेकिन पहले हमें दोनों का मास निकालना पड़ेगा। F इज इक्वल टू क्या होता है ma, F कितना है 5, m1 मान लो इसे, और a1 कितना है 10 है ना पहले वाले केस में, तो ये अपॉन में आ जाएगा 5/10 m1 हाफ kg। ये आ गया पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। और फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, m2 है और एक्सेलरेशन 20 है ना, तो इधर आ जाएगा 5/20 इज इक्वल टू m2, 5 1 जा 5 4 जा, m2 इज इक्वल टू 1/4 kg। अब m1 प्लस m2 टोटल मास हाफ प्लस 1/4, हाफ और 1/4 को प्लस कर दो तो 2 और 1 3/4 kg टोटल मास हो गया। दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो 3/4 kg। अब इस 3/4 kg में ये जो फोर्स है कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, त्वरण क्रिएट करेगा, तो F इज इक्वल टू ma, m हमारे पास है और F भी वही है 5, a निकालना है, तो F कितना है 5, m 3/4 और a फाइंड करना है ना। तो ये 3/4 इधर जाके क्या बन जाएगा 4/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। (20/3) a, तो 3 से डिवाइड करोगे 6.666 आता रहेगा, तो 6.67 कह सकते हो, 6.67
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। देखो जब यही फोर्स पहले लग रहा था तो 10 का एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा था क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कम था। फिर जब मास बढ़ गया तो उसने एक्सेलरेशन जो है 5 का कितने का क्रिएट किया था, 20 का। दूसरे केस में 20 का कर रहा था, तो उसका मास कम है ना, इसलिए 20 का कर रहा है। देखो हाफ kg ज्यादा है या 1/4 kg ज्यादा है? हाफ ज्यादा है ना। तो जिसका मास ज्यादा है उसमें देखो एक्सेलरेशन कम है, जिसमें देखो मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है। और जब मास और ज्यादा हो गया, दोनों को प्लस कर दिया तो एक्सेलरेशन और कम हो गया, 6.66 आ रहा था। तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि आप कोई भी चीज भारी चीज होगी, जब उसको आप पुश करोगे तो ज्यादा फोर्स उतना ही फोर्स लगाओगे, धीरे जाएगा वो तो। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 4 था। तो अब आप यहां पर देखो, ये जो बॉल है जिसका मास 20 ग्राम है और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ से हमें रीड करना आना चाहिए, तभी तो सॉल्व करेंगे आगे चीजें। तो ये बॉल पर, ये जो टेबल पर बॉल लुढ़क रही है, मूव कर रही है, उस पर कितना फोर्स लगता है बॉल पर टेबल के द्वारा। और इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में ये 0 हो जाती है। तो आपको F निकालना है बच्चों, mv माइनस u अपॉन टी। m 20 ग्राम है बच्चों, तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो इसे 1000 से डिवाइड करोगे। तो ये मास बच्चों ग्राम में 20 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। वेलोसिटी इसकी कितनी होगी v? 0, रुक रही है ना भाई। और u कितना है? 20 सेंटीमीटर है, पर इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं है ये। v तो इसका 0 है, u 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। और टाइम 10 सेकेंड का। एक जीरो से एक जीरो काट दो, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और डेसिमल एक डिजिट बाद लगेगा क्योंकि यहां पर एक डिजिट के बाद है माइनस का, अपॉन में 1000। तो ये डेसिमल 3 डिजिट और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हो। तो देखो 1 0 2 3 यहां पे आ गया 10 में, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। माइनस में 0.0004 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टेबल के द्वारा बॉल पर, और फिर बॉल रुक जाती है 10 सेकेंड में। ठीक है, 9.6 बच्चों, एग्जाम्पल, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? मतलब अगर हम पिस्टल चलाएंगे, बुलेट आगे जाएगी, पिस्टल पीछे आएगी, तो जो पिस्टल का रिकॉइल वेलोसिटी है यानी पीछे आने की जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। बुलेट आगे जा रहा है 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, पिस्टल कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगा वो देखना है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है बच्चों। दोनों का जो टोटल मोमेंटम है, संवेग हिंदी में कहते हैं, उनके फायर करने से पहले और फायर करने के बाद सेम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन में है वो लिख लेते हैं पहले। फॉर बुलेट मास कितना है बच्चों? 20 ग्राम। तो किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, 0.02 मास आ गया। और ये जो फायर u तो इसका 0 होगा, u1,
v1 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फायर हुआ है। फॉर पिस्टल या गन जो भी लिख दो आप, उसका इसका m1 था, उसका m2 मान लेते हैं। कितना केजी का है? हाँ 2 kg। और इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था क्योंकि गन भी रुका हुआ था, बाद में इसकी वेलोसिटी आई होगी v2 जो हमें मालूम करनी है। पिस्टल के पीछे जाने की वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी में निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये भाई साहब एलसीएम बोलते हैं इसको, है ना, अकॉर्डिंग टू एलसीएम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। हाँ अभी करते हैं। अपोजिट साइन है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस में आना चाहिए। लेट्स सी, देखो स्टार्टिंग में 0 है दोनों, क्योंकि दोनों रुके हुए हैं भाई, u1 भी 0 है और u2 भी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। m1 कुछ भी रख लो आप, 0 प्लस 0 0 ही होता है, 0 इंटू 0 0 होता है। यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो कैलकुलेशन 0 हो जाएगा ना, तो फाइनल 0 रख दो। शुरू में तो उनका मोमेंटम 0 ही है। अब m1 बुलेट का है 0.02 और इसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। m2 आपका ये 2 kg का है और v2 निकालना है, तो हम इसे अगर ले जाए राइट में लेफ्ट में तो माइनस का हो जाएगा, -2v2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 150 2 जा 300 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद यानी 3 आ गया। v2 निकालना है तो 3 अपॉन ये -2, 2 से आएगा 1.5, तो माइनस में 1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का साइन दिखा रहा है कि वो मोशन उसकी अपोजिट है, गन बुलेट आगे जा रही है तो गन पीछे आ रही है, तो ये माइनस का साइन केवल डायरेक्शन बताता है कि बुलेट आगे है तो आगे की तरफ जा रही है तो गन पीछे की तरफ आ रही है। और किस वेलोसिटी से आ रही है? 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है। ये रिकॉइल वेलोसिटी है पिस्टल की। नाइन 9.7 A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with a frictionless wheels। ठीक है, आप बुक में पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो लड़की है इसका मास m1 मान लेते हैं, 40 kg का है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ना, और फिर दूसरा कार्ट है उसको m2 मान लेते हैं, 3 kg का है, वो रुका हुआ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है। अब जब ये लड़की उस कार्ट पे कूद जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम m1 u1, ये तो लड़की का हो गया इनिशियल मोमेंटम, और m2 u2 ये हो गया कार्ट का इनिशियल मोमेंटम, कार्ट मतलब गाड़ी जिसपे कूदी है वो। और जब ये लड़की उसमें कूद जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, तो उनका मास तो बढ़ जाएगा m1 प्लस m2, लेकिन वेलोसिटी तो एक हो जाएगी। अब एक ही चीज तो मूव कर रही है, वो कार्ट जिसमें वो लड़की खड़ी हो गई है।
तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका u2 0 है, कार्ड रुका हुआ है ना। लड़की का 40 है मास और 5, m2 3 0, और ये 40 प्लस 3 और वेलोसिटी v निकालना है। ये 0 हो गया तो 40 पंजे 200 बराबर 43v। तो 43 से डिवाइड कर लो, v 400 अपॉन में 43 कितना आएगा? 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, कितना 65, क्योंकि देखो 5 बार में जाता अगर ये 40 होता, लेकिन 43 है ना तो 4 बार में ही जाएगा, 5 बार में जाएगा नहीं। तो 4.65 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। टू हॉकी प्लेयर है बच्चों, आप उसे बुक में फिगर देख सकते हो, एक सरदार जी है और एक वैसे ही है, नॉर्मल है ना। दोनों हॉकी प्लेयर एक दूसरे की अपोजिट टीम से हैं और बॉल को लेने के चक्कर में हिट करने टकरा जाते हैं और उलझ कर गिर जाते हैं। एक का मास है 60 kg, प्लीज बी क्वाइट, कंट्रोल योर इमोशंस। One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक का मास 60 kg है, वेलोसिटी उसके 5 मीटर पर सेकेंड से वेग से वो मूव कर रहा है, और अदर हैज ए मास ऑफ 55 kg एंड वाज मूविंग फास्टर विद a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द फर्स्ट प्लेयर की तरफ। In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? अगर ये उलझ जाएंगे तो ये किस तरफ गिरेंगे और किस वेलोसिटी से गिरेंगे, है ना। एक इधर से आ रहा है प्लेयर, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों टकराएंगे, तो इधर गिरेंगे या उधर गिरेंगे ये बताना है हमें, और जिस वेलोसिटी से गिरेंगे वो भी बताना है। ये मान के चलना है कि उनका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उनके पैरों के बीच में वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसको इग्नोर करना पड़ेगा। देखो बच्चों, प्लेयर 1 P1 कर देता हूं मैं, इसका मास कितना है 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5। प्लेयर 2 मास कितना है 55 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब दोनों उलझ जाएंगे, यानी दोनों का मास एक हो जाएगा। जैसे वो लड़की कार्ड पे कूद जाती है तो कार्ड का और लड़की का मास मिला के एक मास हो जाता है, वैसे यहां भी होगा, क्योंकि एक साथ इस तरफ गिरेंगे या इस तरफ गिरेंगे वो चेक करना हमें। तो देखो इसका जो दोनों का जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों को एक माना जाएगा, क्योंकि दोनों उलझ जाएंगे, तो अलग से v1 v2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू एलसीएम, तो देखो पहला प्लेयर का जो मोमेंटम आएगा m1 u1, ये हो गया टकराने से पहले का, और दूसरे प्लेयर का मोमेंटम m2 u2, ये भी टकराने से पहले का। ये दोनों मोमेंटम का जो सम है उनके टकराने के बाद वाले मोमेंटम के बराबर होता है। तो m1 प्लस m2 इंटू v, ये है बच्चों। और इसमें हमें एक वेलोसिटी को माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी दे रखे ना, एक प्लेयर इधर से आ रहा है 5 के, इधर से आ रहा है 6 का, किसी एक को माइनस में लेना होगा। मान लो हम इसको माइनस में ले लेते हैं। माइनस का मतलब माइनस से वेलोसिटी नहीं है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस का साइन केवल डायरेक्शन बताता है, अपोजिट। तो m1 कितना है 60, u1
5, M2 55, U2 -6 इज इक्वल टू, ये आपका M1 प्लस M2 60 प्लस 55 इंटू V 300 और ये -330, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और ये 115 V माइनस में 30 अपॉन में 1115 बराबर V। माइनस में आ रही है वेलोसिटी, और कितनी आ रही है एक बार थोड़ा डिवाइड कर ले, 5 से तो 23 बार में जाएगा, 5 से 6 बार में जाएगा, और इसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे 23 से, डेसिमल लगा दो 0, 23 2 जा 46, 14 0 लगा दो, 23 और 25 5 जा 115 होता है, 23 6 जा 138, तो ये माइनस में 0.26 के अराउंड आ रहा है, माइनस में 0.26 मीटर पर सेकेंड के लगभग आ रहा है। तो ये किधर गिर रहे हैं? सरदार जी गिर रहे हैं उस प्लेयर की तरफ। सरदार जी का मोमेंटम ज्यादा है, देखो 330 है ना, तो बेचारा वो प्लेयर दब जाएगा, सरदार जी भारी पड़ गए उस प्लेयर पर, इसीलिए ये माइनस में आ रहा है। क्योंकि हमने जो सेकंड प्लेयर है, बुक में पिक्चर वाइज देखा जाए तो सरदार जी हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी को माइनस में लिया था ना, तो माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्लेयर इधर से जा रहा था उधर ही गिरा है, उसकी तरफ ही गिरे हैं ये दोनों प्लेयर, ठीक है। तो ये माइनस का साइन डायरेक्शन बता रहा है कि वो जो प्लेयर जिसे हम 2 मान रहे हैं, वो प्लेयर 2 की तरफ ही गिरे हैं दोनों प्लेयर। क्या क्या समस्या दिख रही है आपको? क्या समस्या है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है? चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, हो गए कंप्लीट? एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 118 से है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया? बच्चों किसमें ज्यादा इनर्सिया होगा? इनर्सिया को जड़त्व कहते हैं। तो रबर की बॉल या स्टोन सेम साइज का? स्टोन में ज्यादा होगा क्योंकि मास ज्यादा होगा। जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसमें इनर्सिया भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टोन में ज्यादा इनर्सिया होगा। बी में बाइसिकल या ट्रेन? ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में मास ज्यादा होगा। एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 1 रुपए का। 5 रुपए का 5 रुपी कॉइन में ज्यादा इनर्सिया होगा, क्योंकि इसमें सीधा सा रिलेशन है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्सिया ज्यादा होगा, ठीक है। जिस भी चीज का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। इनर्सिया को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो जो भारी चीज होगी उसको रोकना मुश्किल होता है ना, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी। अब नेक्स्ट है, इन अ फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। देखो कितनी बार वेलोसिटी चेंज होती है। एक फुटबॉल प्लेयर है, किक्स ऑफ ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, यानी वो फुटबॉल एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को किक किया, प्लेयर 1 से प्लेयर 2 को, ठीक है। उसके बाद में किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, और इसने किसकी तरफ किक किया? गोल की तरफ किक किया। उसके बाद गोलकीपर ने यानी जीसी मार देता हूं, गोलकीपर जीके होना चाहिए ना। गोलकीपर ने बॉल को रोका, स्टॉप किया,
और वापस अपने प्लेयर को एक बार यहां रोका, फिर किक किया, ये लिखा है ना, कलेक्ट द बॉल यानी रोकना, कलेक्ट करना, एंड किक्स टुवर्ड इट्स प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और अपने प्लेयर के पास, अपनी टीम के प्लेयर के पास उसने किक कर दिया, रोक कर फिर किक कर दिया। तो हमें बताना है कि कितनी बार जो वेलोसिटी है बॉल की चेंज हुई है। एक बार जब इसने इसको मारा था तब चेंज हुई, फिर इसने गोल की तरफ किया तब चेंज हुई, 2, गोलकीपर ने रोका तब वेलोसिटी चेंज हुई, 3, और जब उसने अपने प्लेयर को किक किया 4। तो वेलोसिटी 4 बार चेंज हो रही है, ठीक है। और एजेंट वेलोसिटी चेंजेस 4 टाइम्स। आप देखो इसमें ये भी बताना है, ऑल्सो एजेंट अप्लाइंग द फोर्स इन इच के, फोर्स कौन लगा रहा है। पहले वाले केस में प्लेयर 1 लगा रहा है, दूसरे वाले जब गोलकीपर की गोल की तरफ हिट किया है तो प्लेयर 2 लगा रहा है फोर्स, और तीसरे केस में और चौथे केस में गोलकीपर फोर्स लगा रहा है, एक बार रोकने में, एक बार किक करने में। तो एजेंट भी बता देना है आपको, और कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई वो भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। मतलब अगर हम किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाते हैं, उसकी कुछ पत्तियां अलग क्यों हो जाती हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, है ना। पत्तियों, जब हम टहनी को जोर जोर से हिलाते हैं तो जो टहनी है वो तो मोशन में आ जाती है, लेकिन लीव्स अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए वो टहनी से डिटैच हो जाती हैं। अगर वो सूखी हुई है, उनका जो पकड़ है कमजोर है, तो वो अलग हो जाती हैं। सम लीव्स ठीक है, इससे वो अलग हो जाती है। पत्तियां अभी भी रेस्ट में रहना चाहती हैं, इसलिए वो अलग हो जाती हैं। क्लियर है भाई? जब हम किसी पेड़ की टहनी को जोर जोर से हिलाते हैं तो पत्तियां उससे अलग हो जाती, क्योंकि पत्तियां, टहनी तो मोशन में आ जाती है जोर जोर से हिलाने से, लेकिन लीव्स अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, इसलिए वो अलग हो जाती है टहनियों से, उनका वीक पॉइंट होता है इसलिए। why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from rest? देखो क्वेश्चन अगला ये है कि अगर बस अचानक से चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? चल रही है बस और अचानक से ब्रेक मार के रोक दें तो हम आगे की ओर क्यों गिरते हैं? ये है ना क्वेश्चन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो अगर हम बस में है, बस भी चल रही है, हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी मोशन में है बस के साथ, अचानक से ब्रेक मार देते हैं तो बस के साथ ही हमारी बॉडी का लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में बने रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं। और अचानक से अगर मान लो कि बस रुकी हुई है और चल पड़े, तो चलने के साथ बॉडी का हमारा लोअर पार्ट, पैर वगैरह जो है वो नीचे बस के सरफेस के टच में है, तो वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, अभी भी विराम अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर गिरते हैं। यानी अगर बस में अचानक ब्रेक लगाएंगे तो आगे की ओर गिरेंगे, अचानक बस चल पड़ेगी तो पीछे की ओर गिरेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगला, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। अगर एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम होता है तो फिर कैसे जो घोड़ा है उसको पुल कर पाता है गाड़ी को? तो इसका आंसर है बच्चों, जब घोड़ा
आगे भागता है तो पीछे से जमीन को पुश करता है अपने पैरों से, तो वो जो पीछे से पुश करता है वो एक्शन है, और रिएक्शन होता है कि जमीन भी उतना ही उसे आगे की ओर पुश करती है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए घोड़ा आगे चल पड़ता है गाड़ी के साथ। यानी घोड़े ने अर्थ को पुश किया पीछे की ओर, तो अर्थ ने उसे उतना ही आगे की ओर पुश किया, इसलिए वो घोड़ा जो है गाड़ी को लेके आगे बढ़ जाता है। एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड अ हॉज। वो जो आग बुझाने के लिए पाइप होता है मोटा वाला, जिससे पानी बहुत प्रेशर से निकलता है, उसको होल्ड करना क्यों मुश्किल होता है? उसका आंसर सिंपल सा है। देखो बेटा, इसमें जो फायरमैन है वो जो हॉज को पकड़ता है पाइप को, तो पानी का प्रेशर तेजी से निकलता है, तो पानी तो आगे जाएगा तो पाइप पीछे आएगा, इसीलिए उसको बहुत ताकत लगाना पड़ता है, उसके लिए उसको पकड़ना मुश्किल होता है। यही क्वेश्चन कहता है। एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड अ होज व्हिच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। हाँ, गन के साथ जैसे होता है, इसीलिए उसके लिए उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एक्शन आगे हो रहा होता है, पानी का आगे जाना एक्शन है और पाइप का पीछे जाना रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को झेलना पड़ता है उसे। अगर उस रिएक्शन को नहीं वो पकड़े झेल पाएगा तो वो गिर जाएगा, पाइप लेके खुद ही नहाने लगेगा, आग बुझाने आया था जमीन पे डांस करने लगेगा पाइप के साथ, अगर कोई बच्चा लेके इस काम को करे तो। अब एक ये न्यूमेरिकल है फिर से। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी। वही है, राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बेटा, हम यहां पर बुलेट के लिए M1 यूज कर लेंगे। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, according to LCM। तो देखो, ये बुलेट के लिए है M1 कितने है? 50 ग्राम है, किलोग्राम में बदल दो बच्चों। वेलोसिटी तो जीरो रहेगी स्टार्टिंग में, राइफल 4 किलो की, इसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। फिर बुलेट है, किलोग्राम में करेंगे 0.05 और 35 मीटर की वेलोसिटी है ना, प्लस राइफल 4 किलो का है और उसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी वही है सेम, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब आप इस 4v को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4v2 बराबर 175 और डेसिमल यहां 1.75 अपॉन में 4 माइनस का 4 चौके 16, एक बचा 15 हो गया, 4 तियां 12, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो राउंड ऑफ कर दो तो ये 44 मीटर पर सेकेंड का माइनस में है ना, यहां पे राउंड ऑफ कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू ऑब्जेक्ट A and B of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line in the same direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the object B moves at a velocity of 1। अच्छा, ऑब्जेक्ट A है यहाँ पर, है ना, यही कह रहे हो ना आप? हाँ सही कह रहे हो। Object A moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of object B। ये कह रहे हो बेटा? थैंक यू। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट A और B है, जिसमें एक का मास है 100 ग्राम, दूसरे का है 200 ग्राम,
दोनों अलग अलग वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब आपको इसमें साइन बदलने की जरूरत नहीं है कि एक को माइनस में ले लो, एक को प्लस में ले लो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर एक इधर से आती है और एक इधर से आती है तब हम एक को प्लस में लेते, माइनस में लेते दूसरे को। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और इसलिए आपको दोनों को सेम साइन रखना है प्लस का। कोलाइड कर जाती हैं और कोलाइड करने के बाद ऑब्जेक्ट ए जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बी का वेलोसिटी क्या होगा? तो वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, मोमेंटम का जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट ए है ना, इसका हम मान लेते हैं मास ए, यू ए, ये मोमेंटम। ऑब्जेक्ट भी है मास बी, यू बी, इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी, है ना, ये इक्वल होगा। उनका टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है वो ये होगा और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम है ये होगा। बस हमें ध्यान देना है कि जो मास है वो क्योंकि ग्राम में है उसे किलोग्राम में चेंज करना होगा। हमेशा एसआई यूनिट में ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो ये 100 ग्राम को आप 1000 डिवाइड करो 0.1 kg और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मास बी की जो वेलोसिटी आ रही है ये 0.2 kg, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 1 है। फिर यहाँ पे दोबारा से 0.1 और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 1.67 और इसका 0.2 और ये वी बी फाइंड करना है, बस इतना ही तो फाइंड करना है। वी बी सब कुछ गिवन है एक तरह से देखा है तो 0.2 इसका मल्टीप्लाई करके आएगा और 0.2 ये पहले से है तो 0.4 हो जाएगा ये प्लस करके, और ये मल्टीप्लाई जब करेंगे आप 1 से वही रहेगा मल्टीप्लाई 167 डेसिमल 3 डिजिट के बाद आ जाएगा ये 0.167 प्लस 0.2 वी बी, ये इधर आके माइनस में होगा तो 0.400 ऐसे करके और 0.167 ऐसे माइनस करो। 10 में 7 गया 3 और 9 में 6 3 और 3 में से 1 गया 2। इसका जो सब्ट्रैक्शन आएगा 0.4 माइनस 0.167 और ये 0.2 वी बी, तो ये आया आपका 0.233 और 0.2 से डिवाइड कर दो तो वी बी आ जाएगा 0.2 से डिवाइड करके। मल्टीप्लाई में ना इधर डिवाइड में आ गया। अब आप देखो यहाँ डेसिमल बराबर कर दो जीरो लगा के, डेसिमल के राइट में इसमें 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट कर दिया जिससे हम डेसिमल से डेसिमल को हटा सकें, काट सकें। अब 233 को 200 से डिवाइड करना है और वो 1 पॉइंट कुछ आना है। 233 को डिवाइड करना है 200 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, बाद में 100 से वो लगाते हैं डेसिमल, क्या इतना लंबा करने का जरूरत है। 2 से 100 बार में 2 1 जा, फिर 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, और 100 से 2 1 जा 2 और 2 1 जा फिर 2 6 जा, अच्छा पॉइंट लगा के ये आ रहा है, और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी यानी वी बी जो आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। आप इसे राउंड ऑफ करके 1.2 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हो, है ना, इन दोनों को राउंड ऑफ करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड, या आप इसे भी राउंड ऑफ करके 1.17 भी कह सकते हो। अगर आपको सिर्फ 5 को हटाना है तो 17 हो जाएगा ये, ठीक है। राउंड ऑफ में तो आपके डिपेंड करता है ना डेसिमल कितने प्लेस तक आपको रखना आंसर। तो ये आपका आ गया बच्चों ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी टकराने के बाद। मेरे ख्याल से हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर
ये एम मैग्नीट्यूड में एम होना चाहिए, मिसप्रिंट सा लग रहा है कुछ, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो लग रहा है, मतलब बाहर लगने वाला जो फोर्स है अनबैलेंस फोर्स वो जीरो लग रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन देम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ नो प्रोवाइड रीजन। देखो बेटा, यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन इज कंप्लीट, यहां पे यही मिस्टेक था, कुछ और भी था मैग्नीट्यूड के अलावा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट मतलब फोर्स लग रहा होगा पर वो बैलेंस हो रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। तो क्या अब सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता रहे? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो लग रहा है तो वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो ये संभव, यस इट इज पॉसिबल है ना, ये संभव है। ठीक है, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि हिंदी में उसे कहेंगे एक समान सरल रेखा में गति। अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है तो वस्तु एक समान गति से, एक समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of, explain। जब हम कारपेट को पीटते हैं बच्चों, तो कारपेट जो है उसके साथ मोशन में आ जाता है पीटने से, लेकिन जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए वो उससे अलग हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्सिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्सिया एक ही बात है। आंसर ठीक है भाई, तो एक बार समझ लेते हैं इसको। When a carpet is beaten, it comes into motion, but dust particles wants to be at rest, so they get detached from carpet. Here laws of inertia is applied। इसका मतलब है कि जब कारपेट को पीटा जाता है तो कारपेट मोशन में आ जाता है। आप उस पर डंडा मार रहे हैं ऐसे से करके तो वो हिल रहा है, तो कारपेट को मोशन में ला दिया आपने, लेकिन कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए वो कारपेट से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल है, वो पेड़ की पत्तियां अलग हो जाती हैं टहनी से, उसमें भी हम टहनी को जोर जोर से हिलाते हैं तो टहनी तो मोशन में आ जाती है, लेकिन पत्ती जो है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए वो उससे डिटैच हो जाती है, वीक पॉइंट मिलते हैं। तो Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of bus with a rope? यानी बस की छत पे जो लगेज बंधा रखा होता है, क्यों सलाह दी जाती है कि उसको बांध दिया जाए? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर नहीं बांधते हैं सपोज करो, तो जब अचानक से बस ब्रेक मारेगी तो कार, वो जो लगेज होगा वो अगले वाली बस के ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो तो मोशन में रहना चाहेगा, तो वो आगे जाके गिरेगा, मतलब बस से नीचे गिर सकता है, अगली वाली बस की छत पे जाके गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसको बांधने के लिए सलाह दी जाती है कि छत पे आपने रखा है जो लगे उसको बांध दीजिए। ठीक है, लेकिन आज अपने इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी इंडिया में इतनी भीड़ होती है, इतनी आबादी होती है, बसों पर बैठ जाओ तो वो जो सामान होते हैं ना वो इतना ठूस ठूस के भरे जाती है कि उनके पास हिलने की जगह ही नहीं होती। फिर ऊपर से बांध भी देते हैं, कई बार नहीं बांधते हैं तो भी पहुंच जाता है अपने ठिकाने तक, है ना। लेकिन बांधने का रीजन यही है कि बस जब अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए ड्राइवर को, तो जो लगेज है वो आगे ना भाग जाए, अगले वाले बस से नीचे गिर जाए, अगले बस में जाकर टकरा जाए। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, लिख दिया। ठीक है भाई, तो बस की छत पे जो सामान रखा है उसको बांधने की जरूरत क्यों होती है? ताकि ब्रेक लगाने पे सामान आगे ना गिर जाए, इनर्सिया की वजह से, क्योंकि उसमें भी इनर्सिया ही लग रहा है,
बस चल रही है तो वो भी सामान भी उसके साथ मोशन में है। बस ने अचानक ब्रेक मारा और सामान कह रहा है नहीं मुझे तो चलना ही है, तो वो अगली वाली बस पे जाके गिर रहा है या फिर रोड पे जाके गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, यहाँ क्वेश्चन को रीड करो। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop. एक बैट्समैन ने एक बॉल को, क्रिकेट बॉल को हिट किया जो ग्राउंड पर, लेवल ग्राउंड पे रोल लुढ़कता हुआ कुछ दूर तक जाता है और कुछ दूरी कवर करने के बाद वो रुक जाती है। तो बॉल क्यों रुक गई? यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है आपको। उस फ्रिक्शन के कारण रुक गई बॉल, बॉल पर एक बल लग रहा है हवा का या फिर जमीन पर जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल हिंदी में उसे कहते हैं, उसके कारण, यानी ऑप्शन सी है ना, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। बिल्कुल सही बात है, ये राइट ऑप्शन है। सॉरी, डी, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। अनबैलेंस फोर्स तो लग ही रहा है, ये तो गलत है। डी कैसे हो जाएगा? नहीं, मैं आप वही तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बॉल में फोर्स तो लग ही रहा है, अनबैलेंस वो जो फ्रिक्शन है, एयर का फ्रिक्शन और जमीन पे चल रही है तो उसका सरफेस का फ्रिक्शन, दोनों लग रहे हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है बच्चों। एक ट्रक है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से और लुढ़कता है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton. तो बच्चों एक्सेलरेशन में निकालना है, फोर्स भी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? ट्रक अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी u0 है, इसमें u0 है। s 400 है मीटर, m 400 मीटर है ना, वो तो डिस्टेंस तो मीटर में रहता है, और टाइम 20 सेकेंड का। a फाइंड करना है एक्सेलरेशन और f फाइंड करना है, और मास है 7 टन है क्या? हाँ, तो 7000 kg हो गया है ना। ये चीजें दी हुई है आपके पास। हमें जो चैप्टर 8 के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें ध्यान दें। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक, और एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये 3 इक्वेशन है मोशन की चैप्टर 8 से, हमें ये यूज करनी पड़ती है यहाँ पर। अब हमारे पास देखो इसमें से कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, ए निकल जाए। देखो इससे सेकंड वाले से, एस है 400, यू 0 है, टी 20 सेकेंड है और टी 20 है, बस ए नहीं है, निकल जाएगा। किसी इक्वेशन में अगर सिर्फ एक चीज नहीं है वो बड़े आराम से निकलती है। तो हम इस वाले का इस्तेमाल करके एस ए निकाल लेंगे, फिर ए आ जाएगा तो एफ बराबर एम ए से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एस कितना है 400, यू 0 और टाइम 20 सेकेंड का, प्लस हाफ ए निकालना है और टी जो है वो 20 सेकेंड है। ये तो 0 हो गया, तो ये 400 बराबर 2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर भी 400 होता है, 2 से काटोगे 200 और 200 से डिवाइड कर दो 400 को। ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन, त्वरण आ गया। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। अब एफ निकालना है, एम 7000 kg और ए 2 है 14000 न्यूटन। ये है आपका जो ट्रक पे जो फोर्स लग रहा है वो 14000 न्यूटन का लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter.
व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। देखो बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है m, और मूव कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी u जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, और वो रुक जाती है यानी v कितना हो गया 0, और s 50, यानी जो चीज गिवन है उन पे ध्यान दो। m 1 kg, u 20 मीटर पर सेकेंड, s 50 मीटर, और v0 क्योंकि रुक जा रही है ना बेटा, तो v0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, f निकालना है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला अभी हमने पीछे वाले में देखा था, ये वाला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें अगर हम, तो हमें a मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास v और u दोनों है और s भी है। a क्यों चाहिए, क्योंकि f निकालने के लिए ma चाहिए होता है, तो पहले हमें a निकालना होगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a फाइंड करना है, s 50 है, u 0 है और v 0 है और u है 20, तो ये आपका 100 इज इक्वल टू माइनस में 400, ये माइनस में 400 अपॉन में 100, तो माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। माइनस में इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ रुक रही है ऑब्जेक्ट, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स का। तो फोर्स F इज इक्वल टू ma, m है 1 kg का और a है -4 का, तो -4 न्यूटन का फोर्स। तो माइनस बताता है कि फोर्स मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब माइनस, फोर्स माइनस में नहीं है, माइनस का साइन केवल डायरेक्शन अपोजिट है ये बता देता है। तो इस बॉल पत्थर पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था बच्चों, जिसकी वजह से रुक गया 50 मीटर जाने के बाद। अब 7 क्वेश्चन में बच्चों एक 8000 kg का इंजन है, जो ट्रेन के 5 डब्बे हैं, 5 वैगन्स हैं, जिन हर एक का मास 2000 kg है। ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे का मास 2000 kg है, और हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे वो चल रहा है, खींचता है। ये जो फोर्स लगाता है इंजन, वो लगाता है 40,000 न्यूटन का, और जो ट्रैक पे फ्रिक्शन लग रहा है वो 5000 न्यूटन का लग रहा है। तो कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 40 का इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, और फ्रिक्शन लग रहा है 5000 का, तो माइनस करके आएगा नेट फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हम माइनस करना पड़ेगा आपको उसे नेट फोर्स पता करने के लिए। तो नेट फोर्स, नेट बल हिंदी में कहेंगे, नेट फोर्स 40,000 माइनस 5,000, तो 35,000 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन के लिए ट्रेन का मास निकालना पड़ेगा। ट्रेन पे जो फोर्स लग रहा है वो तो 35,000 न्यूटन का लग रहा है। तो देखो यहां पे ट्रेन का मास जो आएगा ना, वो ध्यान देना, मास ऑफ ट्रेन। आठ 8000 kg का तो ये है आपका इंजन, और 5 वैगन यानी डब्बे हैं, 2000 kg का एक है, 10 और 8 18, ये 18,000 kg का मास हो गया ट्रेन का। डिब्बे है ना 2-2000 के 5। तो A निकालने के लिए F इक्वल टू एम ए होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। तो F यहाँ पे 35,000 न्यूटन है, A M जो है 18,000 बन रहा है, तो 35,000 को डिवाइड करना होगा 18,000 से, तो A मिल जाएगा आपको 1 2 3 1 2 3, 18 बन जाए 18 और बचा 17, 170 हो गया। तो 18 9 जा 162 होता है, तो 1.9 के आसपास, 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू।
ठीक है, ये अप्रोक्स आंसर है, 1 डेसिमल के 1 डिजिट तक और आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है, मास भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है और फोर्स पूछ रहे हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए। आप लोगों को एनसीईआरटी वालों ने कितना कमजोर समझा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, देख रहे हो, खुद ही एक्सेलरेशन भी दे रहे हैं। तो फिर बच्चे क्या पागल है कि जो इसमें टाइम लगाएंगे। F इज इक्वल टू एम ए, इन्हें पता नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है, पता है ना आपको। तो यहां पर F निकालना है हमें और A माइनस में है, मास 1500 kg है और A माइनस में 1.7 है। ठीक है, 2 जीरो लगा दो पहले, फिर 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 सत्ते 105 का 5, 10 कैरी और 15 का 15, 10 25 और डेसिमल लगाओ 1 डिजिट के बाद ये, और माइनस में साइन, तो माइनस में 2550 न्यूटन का फोर्स लगेगा भाई। माइनस का मतलब तो वही है ना, वो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, रुकना है ना ऑब्जेक्ट को, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी। क्या क्या मजाक कर रहे हैं यार, बच्चों को मोमेंटम नहीं पता होगा, रट रट के बच्चे पार हो गए हैं बेटा। वीयू है, वी होगा ना, ऑप्शन के हिसाब से सब जगह वी लिखा हुआ है। क्या है, अच्छा, तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, एम वी होता है। तो एम मास दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो इसमें मोमेंटम कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। क्या मजेदार क्वेश्चन है। मोमेंटम संवेग को कहते हैं ना, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है एम इंटू वी। अब नेक्स्ट है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? देखो बच्चों, यहाँ को सवाल यह है कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी वुडन कैबिनेट को, यानी लकड़ी की अलमारी को, बॉक्स को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ा रहे हैं धक्का मार के, तो उस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, उतना ही लगेगा, तभी तो बैलेंस हो रहा है। जब 200 न्यूटन पे वो आगे मूव कर रही है, इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो गए हैं, फ्रिक्शन का फोर्स और आप जो लगा रहे हो फोर्स बैलेंस हो गए हैं, इसलिए वो आगे चल पा रहा है। अगर आपका फोर्स ज्यादा होता तो वो उड़ने लगता, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होता, फिर तो वेलोसिटी बढ़ती है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक वेग से चल रहा है, यानी उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसी वेलोसिटी चल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फोर्स बैलेंस हो गया है और अब आराम से सेम वेलोसिटी से चलता जा रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, घर्षण बल, वो भी 200 न्यूटन का ही लगेगा बच्चों। तो आंसर इसका आएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि माइनस में होगा, डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब 11th क्वेश्चन है बच्चों, two objects each of mass 1.5 kg are moving with same straight line, moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they will stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन का मतलब। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, मास मतलब समझ रहे हो ना, द्रव्यमान, हाँ, दोनों का मास सेम है 1.5 kg और स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और वो जब टकराने से पहले उनकी जो वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों की वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, तो दोनों की 2.5 है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, और फिर जब वो टकरा जाते हैं तो किस वेलोसिटी से वो आफ्टर कॉलिजन वो मूव करेंगे, जीरो हो जाएगी वेलोसिटी इनकी, है ना, क्योंकि टोटल मोमेंटम इनका बराबर ही है,
मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो ये इसका मतलब टकराने में रुक जाएंगे ना। एक ज्यादा तेज होता है फिर, या किसी का मास ज्यादा कम होता तो फिर फर्क पड़ता। यहाँ तो दोनों सेम ऐसे आ रहे हैं, टकराएंगे और रुक जाएंगे, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो बाद की वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, चलो लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होना चाहिए, दोनों कोलाइड कर कंबाइंड हो जाते हैं ना, एक साथ चिपक जाते हैं, मतलब m1 प्लस m2 उसका ऐसे करना पड़ता है इनटू v। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है इस चैप्टर में। तो देखो m इसका 1.5, u 2.5, इसका भी m 1.5, लेकिन u माइनस में 2.5। देखो ये लेना पड़ेगा माइनस में, अपोजिट है ना इसलिए। तो 1.5 प्लस 1.5 और इंटू v, तो ये जीरो हो जाएगा भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, जीरो, और 0/3 जीरो है ना भाई, ये जीरो हो गया। मैं मल्टीप्लाई करता भी तब भी तो माइनस ही करता, तो क्यों टाइम वेस्ट करें मल्टीप्लाई करने में जब दिख रहा है सेम वैल्यूज हैं, साइन अपोजिट है। तो 3v है और 3 डिवाइड में है वो भी जीरो हो गया, तो ये रुक जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमें उतने ही फोर्स से पुश करता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। एक्शन थर्ड लॉ यही है ना, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक तरह से थर्ड लॉ यही कहता है। आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन आप पर भी होगा, अच्छा वाला एक्शन करोगे तो अच्छा वाला रिएक्शन होगा, बुरा वाला एक्शन करोगे तो बुरा वाला रिएक्शन होगा। मतलब थर्ड लॉ को अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह का मतलब है। और यहाँ पर एक बच्चा है वो कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रॉब्ली नॉट मूव। A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर जब मान लो कि रोड के साइड पे एक बड़ा सा ट्रक, मैसिव ट्रक पार्क कर रखा है, ठीक है, तो कोई अगर उसे पुश करता है उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो हम जितना भी उसमें पुश करेंगे फ्रिक्शन उतना लग रहा है वो कैंसिल कर देगा हमारे फोर्स को। यानी यहाँ पर जब हम एक्शन लेते हैं तो रिएक्शन फ्रिक्शन के रूप में आता है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ट्रक मूव नहीं करता जब तक कि हम इतना बड़ा फोर्स न लगा दें कि वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए। फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम ना करे तब तक ट्रक नहीं मूव करेगा। तो यहां हम जो कर रहे हैं वो एक्शन है और जो ट्रक का फ्रिक्शन है वो एक रिएक्शन है, इसलिए एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ट्रक मूव नहीं करता। When we push on truck, friction force also act on same time and cancel our force. They are equal, मतलब एक्शन जो हमने पुश किया और रिएक्शन जो फ्रिक्शन है दे आर इक्वल, so they cancel each other, they cancel each other and truck does not move. अब जरा ध्यान से समझो। When we push on truck, friction force also act on same time. They are equal
यानी कि हमारा जो पुश है, हमारा पुश वाला जो फोर्स है और जो ट्रक पे लगने वाला फ्रिक्शन है, वो दोनों इक्वल हैं, सेम टाइम पे लग रहे हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ट्रक आगे मूव नहीं करता। तो बच्चे का लॉजिक जो यहाँ पे दे रहा है वो एकदम करेक्ट है। एक्शन और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। एक्शन जो हम फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन जो ट्रक का फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, इस वजह से वो ट्रक मूव नहीं करता आगे। दे आर इक्वल का दे का मतलब होता है कि दोनों फोर्स जो हम लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन फोर्स है इक्वल है, इसलिए दे कैंसिल ईच अदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है बच्चों। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड। हॉकी बॉल है बच्चों, 200 ग्राम उसका मास है, 200 ग्राम, और उसका ट्रैवलिंग स्पीड जो इनिशियल वेलोसिटी u वो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और जब उसको हॉकी स्टिक से मारते हैं वापस उसी पाथ से ट्रेवल करता हुआ वापस जाता है, उसका मोमेंट वेलोसिटी होता है 5 मीटर पर सेकेंड, कम होता है मतलब। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, यानी इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फिर उनका डिफरेंस जो आएगा वो चेंज इन मोमेंटम है ना। इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग में क्या मोमेंटम होगा इसका, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाँ m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास 200 ग्राम है तो किलोग्राम में जब इसे 1000 डिवाइड करोगे 0.2 हो जाएगा, है ना। और वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह है मोमेंटम इनिशियल। एंड फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम फिर से मास तो वही होगा 0.2 kg और वेलोसिटी इसके 5 था, तो ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पर इसमें डायरेक्शन माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है ना, तो इसका v जो होगा वेलोसिटी मतलब वो माइनस में, क्योंकि जिधर से आ रहा है उसके अपोजिट पाथ से रिटर्न हो रहा है, तो ये माइनस का 1। अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आया है, जो इनिशियल 2 है और उसमें से माइनस कर दो फाइनल वाला, तो माइनस माइनस प्लस 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। और हम इसे मतलब मोमेंटम जो चेंज आ रहा है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का आ रहा है। पहले मोमेंटम 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, बाद में माइनस में 1 हो गया। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग, एक्सरसाइज चल रही है, 14 क्वेश्चन है। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of the penetration of the bullet into the block. मतलब एक बुलेट को फायर करते हैं लकड़ी की ब्लॉक में, वो अंदर जाता है और फिर रुक जाता है, भाई कुछ दूर जाके रुक जाता है। तो आपको बताना है, तो अच्छा, तो वो जो बुलेट जब रुक जाता है तो आपको बताना है कि वो कितना अंदर तक गया है और उसने लकड़ी ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया उसे रोकने के लिए। ये 2 बातें मालूम करनी है, ठीक है ना। एक पेनिट्रेशन का डिस्टेंस, देखो ये लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन अंदर धंसना और डिस्टेंस की दूरी एस निकालना है। और ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स भी निकालना है, कितना फोर्स लगा उस बुलेट पर उस लकड़ी के द्वारा। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास गिवन मास है, बुलेट का मास है 10 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 किलोग्राम 1000 से डिवाइड करके, और इनिशियल वेलोसिटी u 150 मीटर पर सेकेंड, v 0, s निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 0.03 सेकेंड, f कितना फोर्स लग रहा है ये भी निकालना है। बहुत मजेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पर u है, v है, और आपको क्या निकालना है, s। देखो चैप्टर 8 का 3 फॉर्मूले हैं मोशन वाले, v बराबर
u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो अब इसमें हमें कौन से फॉर्मूले से क्या फाइंड हो सकता है, देखो वी यू टी है, ए निकल जाएगा पहले वाले से ही, ए से ए निकाल लेंगे, फिर ए से फिर इसमें रख देंगे, एस निकल जाएगा, और ए हमारे पास है तो एफ इक्वल टू एम ए से फोर्स भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले ए निकाल लो, ए होता है v माइनस यू अपॉन टी, इसी फॉर्मूले से निकलता है वो इस तरह का फॉर्मूला, v 0, ये माइनस में 150 और टाइम 0.03 सेकेंड, तो माइनस में 150 अपॉन में 0.03, डेसिमल हटा के यहाँ 2 0 लगा दो और 5 से डिवाइड कर दो, माइनस में 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में a आ गया, s निकालना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, 2 a कितना है माइनस से 5000, s तो फाइंड करना है, v 0 है और u है माइनस में 150, मतलब माइनस नहीं 150 रखेंगे, माइनस तो फॉर्मूले का है, ये 10,000 हो गया माइनस का s, और ये माइनस से 15 इंटू 15 225 और 2 0, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, s इज इक्वल टू ये 22,500 अपॉन में 10,000, तो डेसिमल 4 डिजिट के बाद लग जाएगा, या फिर 2 0 0 0 काट के फिर डेसिमल लगा दो, 2.25 मीटर, बहुत अंदर तक गया यार, 2 मीटर से भी ज्यादा, मतलब 2.25 मीटर, मतलब 6-7 फुट के आसपास बुलेट इतनी अंदर तक गई है। अब फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये यहां पे साइड में कर लेते हैं, मतलब देखो यहां पर हम फोर्स जो निकाले, बुलेट ने लकड़ी पे कितना लगाया, लेकिन हमें पूछा गया है कि लकड़ी ने बुलेट पे कितना लगाया, लेकिन दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही तो अपोजिट होती है। लकड़ी का फोर्स हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर हमारे पास वो चीजें है ही नहीं, हमें तो हमारे पास तो बुलेट का एक्सेलरेशन भी है, बुलेट का मास भी है, तो बुलेट कितना फोर्स लगाएगा वो निकाल सकते हैं, और उतना ही वुडन ब्लॉक लगाएगा। ठीक है ना, तो बस हम बुलेट के हिसाब से वुडन ब्लॉक का निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, एम इसका 0.01 इंटू ए है माइनस में 5000, तो ये 2 0 कम हो जाएंगे, 50 माइनस में 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये बुलेट, तो वुडन ब्लॉक का होगा 50 न्यूटन का, डायरेक्शन अपोजिट होती है, बस ये माइनस का साइन केवल डायरेक्शन को अपोजिट दिखाता है, फोर्स माइनस में नहीं होता, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक विल बी 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनी डाउट बच्चों? अच्छा, ये 8th चैप्टर का ये तीनों फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं इसमें यूज हो जाते हैं। 8 9 ना समझ लो वो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिन्हें 8th नहीं आता उन्हें 9th में प्रॉब्लम आती है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? एस हाँ निकल सकता था, क्योंकि यहाँ पे यू भी है हमारे पास, टी भी है और ए भी है और टी भी, हाँ सेकेंड वाले से निकल सकता था। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है तो 2 ही जीरो लगेंगे ना बेटा, जीरो को भी काउंट होती है अगर वो किसी डिजिट से के बीच में, मतलब 3 से पहले है ना, अगर पीछे वाला 0 होता तो आपकी मर्जी है काउंट करो चाहे मत करो, क्योंकि काउंट करोगे तो ऊपर भी 0 0 कट जाता है वो। लेकिन इस 0.03 है ना, ये 0 काउंट नहीं होता, बट ये दोनों 0 काउंट होते हैं, मतलब 2 डिजिट काउंट होंगे, तो इसलिए 2 0 लगाएंगे डेसिमल हटाकर। ठीक है, और कोई डाउट नहीं? चलें अगले। An object of mass 1 kg traveling in straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact, and also the velocity of the combined object. देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, वो ट्रेवल कर रहा है
10 मीटर पर सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो यहां पर इसका जो मोमेंटम होगा ना, क्योंकि दूसरा जो वुडन ब्लॉक है वो तो स्टेशनरी है, वो तो रुका हुआ है, उसमें तो मोमेंटम जीरो है। पहले वाले ऑब्जेक्ट में ये जो मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर जो उनके कॉलिजन है, एक तरह से पहले वाले का ये, बस देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन या इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। देखो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट में क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ऑब्जेक्ट 1 का मास 1 kg है, वेलोसिटी 10 है। ऑब्जेक्ट 2 का मास है 5 kg, पर वेलोसिटी तो 0 है ना, वो तो रुका हुआ है, तो 10 यही आया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आया। और टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम इतना ही रहना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट टेन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ये जो टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, देखो दोनों कंबाइंड होगा, ये m1 प्लस m2। जब दोनों चिपक जाते हैं ना तो ऐसे मास को प्लस कर देते हैं, इनटू उनकी जो भी वेलोसिटी होगी बराबर किसकी होगी, 10 के, है ना। टोटल मोमेंटम उनका 10 आएगा ना टकराने के बाद। तो ये 1 kg है और ये 5 kg है, और v फाइंड करना है, इज इक्वल टू 10। तो v इज इक्वल टू 10/6, 10/6, 6 1 जा 6, फिर बचा 4, 6 या 36, ऐसे करके आता ही रहेगा। तो 1.67 मीटर पर सेकेंड ये उनका वेलोसिटी होगा आफ्टर इम्पैक्ट। चिपक जाएंगे दोनों और इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। कुछ कम नहीं है, लेकिन कम भी तो इसलिए है ना क्योंकि एक तो रुका हुआ था और मास भी उसका ज्यादा है जो रुका हुआ था, ठीक है। 16. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड in 6 मिनट। देखो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों दिए हुए, वेलोसिटी दोनों दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बहुत इजीली निकलेगा, क्योंकि एम यू इनिशियल हो जाएगा, एम वी फाइनल हो जाएगा। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सब आसान है इसमें। इनिशियल मोमेंटम एम यू, एम है 100 kg का और यू इसका 5 है ना, तो ये हो जाएगा मोमेंटम 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फाइनल मोमेंटम एम वी 100 और 8 ना, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद इस सबको टाइम लग रहा है 6 सेकेंड का। तो फोर्स का फॉर्मूला एम वी माइनस यू अपॉन टी। एक्चुअल में ये ए है, चाहे ए निकाल लो चाहे डायरेक्ट यहां कर दो पुट, और फिर भी ए निकलेगा। तो कितना है 100 kg, वी कितना है 8, 5, टाइम कितना लग रहा था 6, तो 100 इंटू 3/6, और ये 2 बार में गया और 2 से ये 50 न्यूटन। जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, तभी उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से हो गई है, 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो गई 6 सेकेंड में। तो उसमें लगने वाला फोर्स जो है वो 50 न्यूटन का है। बच्चों अब हमारे पास 17th क्वेश्चन है, जिसमें अख्तर, किरण और राहुल एक मोटर कार में राइड कर रहे हैं, एक मोटर कार में जा रहे हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। और उसके बाद उनकी मोटर कार एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, तेज चल रही है, मतलब एक्सप्रेस वे पर। और एक इंसेक्ट उनकी मोटर कार से आके, उनकी विंड शील्ड से आके, शीशे से आके टकरा जाता है और टकरा के चिपक जाता है। फिर ये ना स्टक,
ऑन द विंडशील्ड स्क्रीन, मतलब मर जाता है, आई थिंक इसमें आगे दिया हुआ है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण इस सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं। पॉन्डरिंग का मतलब सोचने लगते हैं ये हुआ क्या है। किरण सजेस्ट करती है कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। किरण कहती है कि इंसेक्ट में जो मोमेंटम आया है वो ज्यादा आया है, मोमेंटम का जो चेंज है वो ज्यादा है मोटर कार के कंपैरिजन में। और इसका उसने लॉजिक दिया, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ मोटर कार। उसने कहा कि भाई इंसेक्ट जब टकराया मोटर कार से वो रुक गया, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आया है, इसलिए उसका मोमेंटम का भी चेंज ज्यादा है, ऐसा किरण ने बोला। हमें 3 बच्चों की बातों को सुनना है, फिर हमें बताना है कि किसकी बात लॉजिकली करेक्ट है इस चैप्टर के हिसाब से। अगला साइंटिफिकली करेक्ट है, लॉजिकली और साइंटिफिकली। अख्तर ने कहा, अख्तर सेड दैट since the motor car was moving with larger velocity it exerted a larger force on the insect and as a result the insect died। अब अख्तर कुछ दूसरी बात कह रहा है। अख्तर कह रहा है कि मोटर कार जो है ज्यादा तेज चल रही थी, मोटर कार की जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, इसलिए उसने उस पर इंसेक्ट पर जो है ज्यादा फोर्स लगाया और इसलिए इंसेक्ट मर गया। ये अख्तर का स्टेटमेंट है। किरण का कुछ और स्टेटमेंट था, अख्तर का कुछ और है। अब राहुल का स्टेटमेंट क्या कहता है। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, उसने बिल्कुल नई बात कही। उसने कहा दैट बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम। दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया है, मोटर कार और इंसेक्ट पे बराबर फोर्स लगा है और उनका मोमेंटम भी सेम रहा, चेंज मोमेंटम में चेंज। कमेंट ऑन दीज सजेशंस, तो मैं आपको बताऊं इसमें हमें कमेंट करना है दोनों तीनों की बातों में कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं किरण की, तो किरण वाली बात गलत है, क्योंकि देखो चेंज इन मोमेंटम में केवल वेलोसिटी का रोल नहीं होता, मास का भी रोल होता है। इंसेक्ट का मास भी तो बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया उसके मोमेंटम में। तो ये हम किरण की इस लॉजिक को यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं कि मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया होगा इंसेक्ट के, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आया। लेकिन हम ये भी तो देखें इंसेक्ट का मास तो बहुत कम होगा और मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम आता है, तो स्टार्टिंग में उसका बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा तो चेंज में मोमेंटम कैसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर स्टार्टिंग में मोमेंटम बहुत ज्यादा होता, मास किलोग्राम में लेना पड़ता है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा आया होगा इंसेक्ट के। हम इस बात से एग्री नहीं है क्योंकि उसकी मास बहुत कम है इंसेक्ट का। अब बात करते हैं अख्तर की। अख्तर ने कहा है कि उसका वेलोसिटी ज्यादा था इसलिए फोर्स जो है वो ज्यादा लगा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जितना फोर्स मोटर कार इंसेक्ट पे लगाएगी उतना ही फोर्स इंसेक्ट भी मोटर कार पे लगाएगा, तो इसलिए अख्तर की बात भी गलत है, उसका लॉजिक भी गलत दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद राहुल वाले का मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि राहुल ने कहा है कि दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि दोनों ने जितना फोर्स मोटर कार लगाएगा इंसेक्ट पे उतना ही फोर्स इंसेक्ट लगाएगा मोटर कार पर, इसलिए दोनों का एकदम मतलब राहुल का जो लास्ट वाला जो लॉजिक है वो ठीक है। लेकिन फिर इंसेक्ट मर क्यों गया, क्योंकि इंसेक्ट का मास कम था, तो उसका जो इनर्सिया था या ये जो फोर्स था उस फोर्स का असर उस पर ज्यादा हुआ, इसलिए वो इंसेक्ट मर गया। तो इंसेक्ट का मास कम था, उस पर जो फोर्स का असर है वो ज्यादा हुआ, इसलिए वो चिपक गया या मर गया कीड़ा। तो ये इसका लॉजिक जो राहुल वाला लॉजिक है वो सही है। यहाँ पे राहुल ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी अप्लाई किया है, ठीक है। और फिर इंसेक्ट के मरने का रीजन हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स इंसेक्ट ने कार पे लगाया और वही फोर्स कार ने इंसेक्ट पे लगाया, लेकिन क्योंकि इंसेक्ट का मास कम था इसलिए वो मर जाता है वो, ठीक है। तो हम ये एक्सप्लेनेशन ही काफी है, इसे आप अपने आप भी लिख सकते हैं ना, काफी थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं आंसर में। राहुल्स लॉजिक इज करेक्ट। राहुल का लॉजिक करेक्ट है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन
they will experience equal force. They will experience equal force, but in opposite direction. But in opposite direction. Insect, because of its mass, very small mass. Insect, less small. Insect died because of its very small mass. Very small mass and impact of force. Impact of force. फोर्स की वजह से, फोर्स जो लग रहा था उसका इम्पैक्ट जो हुआ उसकी वजह से मर गया क्योंकि उसका मास कम था. ठीक है, तो राहुल का लॉजिक करेक्ट है यहाँ पे बच्चों. और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू थर्ड तो लिखा ही नहीं यहाँ पे. थर्ड लॉ मोशन, दे विल एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी मोटर कार और इंसेक्ट दोनों का फोर्स जो एक दूसरे पे लगा रहे होंगे इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी. लेकिन इंसेक्ट इसलिए मर जाता है क्योंकि उसका मास कम होता है, इसलिए उस पर फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. और राहुल का जो लॉजिक था वो करेक्ट था. बाकी दोनों का करेक्ट क्यों नहीं वो मैंने आपको बता ही दिया है, किरण का और उसका अख्तर का. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन बच्चों. हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. मतलब कोई बड़ी सी घंटी है 10 किलो की है, वो जब ग्राउंड पे गिरेगी तो ग्राउंड में कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगी. तो मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है. इसके लिए मास तो हमारे पास है पर वेलोसिटी नहीं है. जब वो टकरा रही होगी ना उसकी वेलोसिटी तो आपकी क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं. उसके बाद mv से उसका मोमेंटम का ट्रांसफर मालूम चल जाएगा. तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है ये ध्यान दो. मास गिवन है 10 kg, हाइट यानी s गिवन है 80 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा 100 से डिवाइड करके. और एक्सेलरेशन लेना है हमें, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लेना है. ठीक है, अब देखो हमें निकालना है v. तो v के ये जब गिरेगा तो u तो 0 है, फॉल करेगा तो u 0 है, और v निकालने तो काम बन जाएगा क्योंकि फिर उससे मोमेंटम mv से निकल जाएगा. तो v की जरूरत है निकालने की. तो इस 8 चैप्टर के जो 3 इक्वेशन थे ना उनमें उनके बारे में सोचो. v इज इक्वल टू u प्लस at, ये लग सकता है. ये u है हमारे पास 0 और टाइम नहीं है, ये नहीं लग सकता क्योंकि टाइम नहीं है. फिर दूसरा फॉर्मूला देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पर a नहीं है. a तो है, टाइम नहीं है. टाइम निकाल सकते हैं यार, वैसे तो देखा जाए तो s है ना, तो टाइम निकाल सकते हैं. और तीसरा फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये मोशन के 3 इक्वेशन है चैप्टर 8 का. तो इसमें हमारे पास s भी है, a भी है और u भी है, ये निकल जाएगा, इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा v. हमें तो v की जरूरत है ना, तो हम यहाँ पहले टाइम निकालें फिर उसके बाद यहाँ रख के v निकालें, वो ठीक नहीं है, वो लंबा हो जाएगा. टाइम निकल सकता है यार, u हमारे पास है, s हमारे पास है, a हमारे पास है, सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है, निकल सकती है. ग्राउंड से कितनी देर में टकराएगा वो निकल सकता है, पर हमें यहाँ जरूरत नहीं है टाइम की, हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं. एक्सेलरेशन 10, डिस्टेंस 0.8 है ना, और v का स्क्वायर फाइंड करना है, u 0 है, ये तो इग्नोर कर दो, 0 है. तो ये आपका हो गया है 16 और v का स्क्वायर यहाँ हटा लगा दो, तो ये हो गया v 4 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन. यानी जब ग्राउंड से टकरा रहा है तब उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है. तो मोमेंटम जो ट्रांसफर होएगा, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम
ट्रांसफर्ड एम वी, एम कितना है 10, वी कितना है 4, तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम ट्रांसफर होगा बच्चों। जब घंटी जमीन से टकराएगी तो उसका जो मोमेंटम ग्राउंड को ट्रांसफर होगा वो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम ट्रांसफर होगा। अब हमारे पास कुछ एडिशनल क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है A1, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम, देखो यहाँ पे टाइम 0 सेकेंड है, तो वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो 0 है। 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस 1 मीटर का है, फिर 2 सेकेंड में डिस्टेंस 8 मीटर का है, तीसरे सेकेंड में 27 मीटर है। ऐसे करके यहाँ पे टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अब इसको देखकर हमें बताना है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में क्या कहेंगे। इज इट कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या 0 है ना। एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताना है बच्चों। तो मैं आपको यहाँ बता दूं इसका जो एक्सेलरेशन है, देखो अगर इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा होता इक्वल अमाउंट में, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका जो डिस्टेंस है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, वो भी इक्वल अमाउंट में नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स के बारे में क्या कहोगे, फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है जो फोर्स लग रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है, लगातार फोर्स। क्योंकि देखो आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होता है ma। अगर ये बढ़ रहा है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, या फिर ये बढ़ा रहे हैं इसीलिए ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन m। तो ये मास तो उसका फिक्स होगा, जो भी ये कार है या जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मास नहीं बढ़ रहा है, बस ये फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा होगा इंजन का, इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर आप इसके फोर्स के बारे में क्या कहेंगे, फोर्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। अब यहां पर एक्सेलरेशन आप निकाल कर देख सकते हैं, एक्सेलरेशन आप निकाल कर देख सकते हैं, मैं वो भी आपको समझाता हूं कैसे। उसके लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना होगा। जैसे मान लो 0 टाइम पे तो 0 है, उसे छोड़ो। 1 सेकेंड में 1 मीटर का उसका डिस्टेंस है, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना वो होता है s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। इस तरह के टेबल में मतलब आपका यहां पर s2 जो है ये वाला है 1, s1 क्या है 0, t1 0 और t2 1। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक 8 चैप्टर में है ये, हम 9th कर रहे हैं। तो S2 कितना है 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 यानी 1 आया, इसकी वेलोसिटी 1 आ गई। ठीक है ना। अब ये जो वेलोसिटी 1 आई है आपका पहले वाले सिचुएशन के लिए, यहां के लिए, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है भाई, 0 सेकेंड में 0 है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v इसका हमने निकाला 1, u 0 था और टाइम 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, 1 अपॉन 1 यानी जो एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है, पहला हो गया। यानी पहले आप v निकालोगे फिर उसके बाद a निकालोगे। अब ऐसे दूसरा भी निकालना है, इस बार फिर से वेलोसिटी निकालो, थोड़ा स्पेस, v1 मान लिए मतलब अलग दिखाने के लिए। अब ये देखो 8 माइनस 1 है ना, इसमें से करना है ना आपका S2 माइनस S1, 8 माइनस 1 और यहां पर 2 माइनस 1। भाई पहले ये कर लिया था, अब इससे यहां पे दूसरे सेकंड के लिए कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1, तो 8 माइनस 7 आ गया इसका मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी।
अब एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन पहले, वेलोसिटी पहले कितनी है 1, इससे पहले 0 था और उसके बाद 1 हुआ ना, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर v 7, u 1 और टाइम कितना लग रहा है, एक सेकंड का ही लग रहा है। जो 2 माइनस 1 करोगे 1 ही सेकंड आएगा। तो इस बार एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन पहले कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला निकालोगे वो और ज्यादा आएगा। देखो फिर से निकालना पड़ेगा हमें, v3 मान लेते हैं, मान लो। तो ये 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 और टाइम वही रहेगा 3 माइनस 2 1, कितना आ गया 19 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो v तो 19 हो जाएगा, ठीक है, और u जो है इसका 7 हो जाएगा, यानी इससे पहले वाला। अपॉन में टाइम वही रहना 1, तो आया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 1 फिर 6 फिर 12 फिर हो सकता है अगला 18 है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे आप निकाल कर भी देख सकते हो। वैसे हमें ग्राफ से समझ में, मतलब ये टेबल से समझ में आ रहा था, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों 2 पर्सन है, वो एक मोटर कार को जिसका मास 1200 किलोग्राम है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक लेवल ग्राउंड पर पुश करते हैं, धक्का मारते हैं। और उसी मोटर कार को 3 लोग अगर पुश करते हैं तो एक्सेलरेशन क्रिएट करते हैं वो उसमें 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी 3 लोग मिलके 1200 किलोग्राम की जो मोटर कार है उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर देते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमें बताना है कि हर व्यक्ति, हर पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, एफ निकालना है। देखो तो 3 लोगों का फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 पर्सन्स। 3 लोगों का जो फोर्स होगा एफ एम इंटू ए, भाई मोटर कार का मास 1200 है, एक्सेलरेशन 0.2 है, तो ये आएगा 240 न्यूटन। 240 न्यूटन आया। तो एक आदमी का फोर्स, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि सब बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो डिवाइड कर दो 3 से। फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 पर्सन, 240 डिवाइडेड बाय 3, 80। तो एक आदमी 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये था आपका सेकंड। अब थर्ड देखो, एक हैमर है बच्चों जिसका मास 500 ग्राम है, हथौड़ा, और ये मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कील पे ऐसे मारते हैं ना ऐसे करके, तो वो वेलोसिटी जो है ना उसकी 50 मीटर पर सेकेंड है। और नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0. तो यहाँ पे बच्चों एक हैमर है जो 500 ग्राम का है और वो मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और एक नेल पे जाकर टकराता है, कील पे जाकर टकराता है और वो उसको रोक देता है 0.01 सेकेंड में। यानी यहां पर हमें एक तरह से u दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, v जो है वो 0 है क्योंकि रुक गया ना, तो v 0 हो गया। और टाइम भी दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, मास भी दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो देखो मास इसका है ग्राम में, किलोग्राम में 0.5 होगा भाई, 1000 से डिवाइड कर दोगे ना। और इसका इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम है 0.01 सेकेंड। F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। एक्चुअल में v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन को बोलते हैं, तो निकालने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ही पुट कर देते। 0.5 हो गया मास, v इसका 0 और u इसका 50 और टाइम है 0.01 सेकेंड का। तो ये 50 माइनस का है 55 जा 25 और एक 0 लगा दो डेसिमल, यानी 25 माइनस में, और ये 0.01 डेसिमल यहाँ हटाओगे तो ऊपर 2 0 और लग जाएंगे। तो ये इसको ना पहले एक मिनट पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। डिवाइड नहीं करो, डिवाइड क्या करोगे, इसमें 0 ही बढ़ानी है।
2 जीरो बढ़ानी है बस। 50 ये आपका 25 हो गया, ठीक है। 50 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा माइनस का, और फिर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगी, तो ये 2500 न्यूटन का फोर्स है। माइनस का साइन केवल अपोजिट डायरेक्शन है, हैमर का इधर से है तो नेल का उधर से है, तो 2500 न्यूटन का फोर्स हैमर पर नेल लगा रहा है रोकने के लिए। बहुत ज्यादा फोर्स है 2500 न्यूटन का। तो नेल exerts force of 2500 न्यूटन ऑन हैमर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर कार है, अच्छा यहां भी 1200 किलोग्राम की, पिछले वाली 1200 की थी, वही मोटर कार है बच्चों, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों सेम मोटर कार है। पहले कुछ और क्वेश्चन था, अब कुछ और है। एक मोटर कार है जो 1200 किलोग्राम की है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है 18 किलोमीटर पर आवर 4 सेकंड में किसी फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और चेंज इन मोमेंटम भी बताना है और फोर्स भी बताना है। सब कुछ पूछ लो इसी में, लास्ट क्वेश्चन है, सब कुछ करवा लो बच्चों से। चलो तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है u 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से ना मल्टीप्लाई करके, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 5 जा 90, 25 मीटर पर सेकंड, और v है 18 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, v और u आ गया, टाइम भी 4 सेकंड का दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, पहले a v माइनस यू अपॉन टी से, एक्सेलरेशन v कितना है 5, ये 25 अपॉन में टाइम 4 सेकंड का, यानी माइनस 20 अपॉन में 4, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, है ना। ब्रेक लग रहा है इसका मतलब, क्योंकि ये रोकने वाला एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और उसके बाद में क्या निकालना है, आपका एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज जो आएगा, m कॉमन ले लो, v माइनस यू, ठीक है, एम वी माइनस एम यू करोगे, m कॉमन ले लो, 1200 किलोग्राम का है मास, वेलोसिटी इसकी 5 है, माइनस ये कितना है 25 है, तो 1200 इंटू -20, तो ये आपका आया 24 12 दिन 24 और 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस में। तो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का। ये माइनस का साइन तो इसलिए आ रहा है कि जो बाद में मोमेंटम जो है कम हो रहा है, इसलिए आपको ये माइनस के साइन पे ध्यान नहीं देना है, आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना, चेंज इन मोमेंटम इज, चेंज इन मोमेंटम इज 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कम हुआ है इतना, मतलब एक तरह से पहले से, माइनस का साइन यही बताता है कि कम हुआ है इतना, पहले ज्यादा तेज चल रही थी कार, बाद में कम हुई है, तो मोमेंटम तो कम होगा ही, ठीक है। और लास्ट को पार्ट है इसमें फोर्स निकालना है, तो ए निकाल चुके हैं, तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, एम कितना है इसका 1200, और ए कितना है -5, तो 60 और 2 जीरो लगाओ, 6000 न्यूटन का फोर्स, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वो 6000 न्यूटन का है। माइनस का साइन ये बताता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो ये कार की स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो माइनस का साइन जब भी इस चैप्टर में आ रहा है वो केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आता है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन से। इस तरह से आपका ये चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। हैव ए नाइस डे।